आप देख रहे हैं द तर्कस और आज की बात बाज़ार की बात है। बाज़ार पर उद्गार या गुबार जो कहें, हमारे सामने हैं दुर्गा राय पत्रकार, और बाज़ार पर आपके गुबार या उद्गार से आपको रूबरू होना है। तो दुर्गा राय जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। भाई कमला सिंह तर्कस जी, मैं तो मूल रूप से पत्रकार हूँ और किसान का बेटा हूँ और किसान भी हूँ। मैं एक सवाल इस देश की सरकार से, इस देश की बाज़ार से करना चाहता हूँ कि किसान को भगवान कब तक कहा जाता रहेगा और उसको भगवान कह करके कब तक बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। हाँ, बाजार में आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। इस देश में एक परंपरा है, भगवान का सकारात्मक और नकारात्मक व्यापक विश्लेषण हो सकता है, लेकिन भगवान अक्सर जिसको बना दिया जाता है उसको किसी तस्वीर में स्थापित करके अगरबत्ती दिखाया जाता है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, वो खा नहीं सकता, वह कुछ कह नहीं सकता, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त कर सकता। इसलिए जिसको भी इस देश में नेस्तनाबूद करना हो उसको भगवान की श्रेणी दे दीजिए, उसको हाँ, देवता कह दीजिए, उसको देवी कह दीजिए, उसका तमाम काम खत्म। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ और मैं ये भी कहना चाहूँगा आपसे कि अगर किसान भगवान है और किसान आंदोलित है, गाजीपुर के बॉर्डर पर धरने पर बैठा है, तो भगवान के नाम पर अपनी सत्ता की रोजी रोटी चलाने वाले लोग गाजीपुर के बॉर्डर पर किसान को सलाम करने क्यों नहीं जाते हैं, किसान की बात क्यों नहीं करते हैं। मैं ऐसे छद्म किसान प्रेमियों का घोर विरोधी हूँ और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है तो कृषि में जो उत्पादन होता है, जो पैदावार होती है, उसके आधार पर भारत सरकार के हर उत्पाद का मूल्य निर्धारित होना चाहिए। अगर किसान के खेत में गेहूं पैदा होता है, धान पैदा होता है, तो ये निर्धारित किया जाना चाहिए कि अगर गेहूं 20 रुपया किलो बिक रहा है तो उसके हिसाब से सोना क्या भाव बिकना चाहिए, क्योंकि इस देश के भगवान जिसको कि आप किसान मानते हैं उसकी भी आवश्यकताएं हैं, उसके भी बेटी बेटियां हैं, उनके भी शादी विवाह हैं, उनकी भी शिक्षा है, उनकी और भी ज़रूरतें हैं, उसको भी दवाई चाहिए, अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। तो अगर आप गेहूं और सोने दोनों का मूल्य निर्धारित करेंगे उसमें तुलनात्मक, ताकि एक किसान भी सोना आसानी से खरीद सके, तब जा कर के, और आप सोने को आधार मान करके और क्या नाम है मूल्य निर्धारित करेंगे तो ये बहुत गलत बात है। ये बात बताइए कि जब भारत देश आज़ाद हुआ तब रुपया और डॉलर दोनों का मूल्य बराबर था, एक समझे कान पर, और आज डॉलर की कीमत बहुत ज़्यादा है और रुपए की कीमत गिर गई है। इसका कारण क्या है? यह हमारे देश की भ्रष्ट लीडरशाही है, जो कि अपने रुपए का अवमूल्यन करती चली गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमको रुपए की कीमत बढ़ानी चाहिए, आज हमको कृषि में जो उत्पाद हैं उनकी कीमत बढ़ानी चाहिए। एक कमेरा वर्ग जो है उसके साथ नाइंसाफ़ी बंद होनी चाहिए, और अगर ये नहीं बंद होगा तो समझ लिए सरकार कि एक न एक दिन क्रांति होके रहेगी और सत्ता का सुख भोगने के अवसर नहीं मिलेंगे। और सुन लीजिए, आप चैनल चलाते हैं तर्कस जी, कि जिन लोगों की, जिन पूंजीपतियों की आंखें हमारे कृषि क्षेत्र पर गड़ी हुई हैं, एक न एक दिन उनकी आंखें फोड़ दी जाएगी। कैसे फोड़ दी जाएगी ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन किसान अपनी जमीन से, अपने जमीन से समझौता नहीं करेगा। साहब, आपकी बातें सुन करके मुझको लग रहा है कि आने वाले समय में एक चेंज होने वाला है। जो आप कह रहे हैं वो होने जा रहा है कि अपने उपज की कीमत लगा सकेगा उत्पादन करने वाला, लेकिन शायद वह समय तब आएगा जब लोगों के पास अपनी ज़मीन नहीं होगी, वो अपने ज़मीनों पर मजदूर बन चुके होंगे, ये ज़मीनें किसी और के हाथ में जा चुकी होंगी और वो इसकी कीमत तय करेंगे। वो वक्त शायद आने वाले समय में आ सकता है। हाँ, ये चीज़ें ज़रूर दस्तक देती हैं उस इनकलाब को जो इस दुनिया में हमेशा होती रही है। समय समय पर वह वक्त आता रहा है कि लोगों ने इसके लिए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। शायद वो वक्त आगे भी आए, हमको देखने को मिले, लेकिन ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि ज़मीन
का मालिकाना हक किसानों के हाथ से निकलने की सारी परिस्थितियां पैदा हो रही हैं और उनके हाथ में जाएंगी जो हमेशा से हर चीज़ों की कीमत, उत्पादों की कीमत लगाते रहे हैं, स्वतः निर्धारित करते रहे हैं। वो शायद खेती के उत्पादन की भी कीमत लगाएंगे और खेती का जो आज मालिक है वह दाने दाने को मुहताज हो जाएगा। एक मिनट, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जिस स्थल पर खड़े हैं यह एक ऐतिहासिक स्थल है। पहले यहाँ अंग्रेज रहते थे, अंग्रेजों की सेनाएं रहती थी। इसका नाम जो है कंपनी बाग था। ईस्ट इंडिया कंपनी की ये बाग हुआ करती थी, ठीक। लेकिन जब उनके अत्याचार बढ़े, किसानों का उत्पाद यहाँ से इंग्लैंड जाने लगा। यहाँ नील की खेती होती थी, उत्पादन हमारे किसान करते थे और वह भेजा जाता था, क्या नाम है कि इंग्लैंड में, और वहाँ से कपड़े बन के आते थे, लोग यहाँ पढ़ते थे। यहाँ उत्पादन के क्षेत्र में विकसित किए गए तो क्रांति हुई, आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। आने वाले दिनों में देश की आज़ादी की एक दूसरी लड़ाई लड़ी जाएगी जो कि भारतीय काले अंग्रेजों के खिलाफ होगी, चाहे वो शासन सत्ता में बैठे हों और चाहे तो गिद्ध की तरह से अपने निगाह कृषि क्षेत्र पर लगाए हों। कौन सा उद्योगपति है जिसका बाप खेती पैदा करके गया है, खेत पैदा करके गया है, उसकी कंपनी ही किसी किसान के खेत नहीं है? अरे मैं तो मांग करूंगा आने वाली सरकार से और इस सरकार से भी कि सारे उद्योगपतियों की जितनी भी संपत्तियां उनका राष्ट्रीयकरण हो। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, राजाओं का प्रीविवर्स कर दिया था। अगर नैतिकता है सरकार में, चरित्र है उसके अंदर, तो बंद करें इनकी सहूलतें, किसानों को सहूलतें दे। जब हम उत्पादक वर्ग हैं, हम किसान हैं, हम भगवान हैं, तो हमको प्रणाम करोगे या हमारे पीठ में छुरा भोंकोगे? हमारे साथी किसान आंदोलन कर रहे हैं, गाजीपुर के बॉर्डर पर जमे हैं और सरकार के पास फुर्सत नहीं है कि जाके उनसे बात करें। इस तरह से फर्जी भगवान बनाने और उनको नमन करने की पहल बंद होनी चाहिए। विश्वासघात की राजनीति बंद होनी चाहिए। और आप जो कह रहे हैं कि ये देश की कृषि उद्योगपतियों के हाथ में चली जाएगी, वो उद्योगपति अभी सपना देखें। अगर वो कब्जा करेंगे इस देश की ज़मीन पे ना, तो उनकी 7 पुश्तें खेती का नाम लेना छोड़ देंगी, उनके साथ ऐसा बर्ताव किया जाएगा। दुर्गा राज जी ने बड़े ज़बरदस्त अपने विचार व्यक्त किए हैं और वास्तव में इसकी ज़रूरत है कि यहाँ के लोग जागरूक हों और किसी तरह से किसानों के साथ जो ज्यादती दिख रही है वो न होने पाए। और सरकार जैसा कि कह रही है कि वह किसानों के साथ है तो उसको करके दिखाना पड़ेगा, अन्यथा देश में ये सुगबुगाहट काफ़ी हद तक लोगों के भीतर पैदा हो रही है और सवाल खड़े हो रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश में राजनीति में आज़ादी और आज़ादी के बाद भी कम से कम यह परिस्थितियाँ थी कि हमारे नेता चापलूसी पसंद नहीं होते थे और चापलूसी पसंद करने वालों को शायद हमारे देश में अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इस देश में ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि किसी मूर्ति पर पत्थर पर ले जाकर के आप लड्डू चढ़ाइए और उससे मिन्नत मनौती करिए कि हमारा ये काम कर दो, तो लोगों का भरोसा होता है काम हो जाएगा। और हमारे कई नेता इस तरह के हैं कि अगर उनको कहिए कि आप भगवान के अवतार हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी प्रसन्नता महसूस होती है। तो ये चापलूसी करने वाले और चापलूसी पसंद लोग इस देश को कहाँ ले जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, बड़ा संकट है। और इसके लिए नौजवानों को, अगर वो वास्तव में जिंदा हैं, अगर वो मुर्दा नहीं हो गए हैं, अगर उनके रगों में खून दौड़ता है, उनके अंदर भारतीयता है, जाति मजहब तमाम तरह की कुरीतियों और अंधविश्वासों के पाखंड में अगर वो डूब करके मर नहीं गए हैं, तो उनको चेतना होगा, उनको विचार करना होगा, भारतीय बनकर के सामने आना होगा। प्रबुद्ध शुद्ध भारती, जिसको कभी जयशंकर प्रसाद ने ललकार करके कहा था, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो जो प्रबुद्ध और शुद्ध भारतीय हैं उनको आज जिंदा दिली का सबूत देना होगा, क्योंकि संकट गहराता चला जा रहा है। और दुर्गा राज जी, आपने हमको समय दिया, बात किया, विचार किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अगर और भी कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी आखिरी संदेश हमें दें। नहीं, मैं वार्ता करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं और अंतिम शब्द बोलना चाहता हूं कि पीर पर्वत हो गई है, अब पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए, और वह आग इस व्यवस्था के खिलाफ जलनी चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद दुर्गा राज।